मेरा नाम जैन तारिक है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का तालिब इल्म हूँ। एफएससी में मेरे 1051 नंबर थे और मेरी ओवरऑल लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन थी। एमडी कैट में मेरे 195 नंबर थे और मेरा किंग एडवर्ड में मेरिट नंबर 5 था। मेरा नाम तलत शज़िया है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर 8 हूँ। एफएससी में मेरी लाहौर बोर्ड में प्री मेडिकल ग्रुप में 3rd पोजीशन थी, जबकि जीसीयू कॉलेज में मेरी 1st पोजीशन थी। एमडी कैट में मेरे 195 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। मेरे एमडी कैट में इंग्लिश में पूरे नंबर थे। अब मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में आप एक तो होता है आप कॉमन सेंस पे इंसार करें। मैं भी पहले यही सोचता था और एफएससी मैंने इसी तरह गुजारी थी कि जो भी ग्रामर की चीजें आती थी एफएससी में मैं कॉमन सेंस से करता था, कोई रूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन एफएससी का लेवल और एमडी कैट के लेवल में फर्क होता है। अब एमडी कैट में क्या होता था, मैंने यही सोचा कि मैं इंग्लिश में जैसे कॉमन सेंस पे इंसार करता हूँ तो मैं एमडी कैट में भी कॉमन सेंस ही कर लूंगा। कुछ देर तो वो चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लग गया कि मेरे 3-4 से या 5 सवाल सिर्फ इंग्लिश में गलत हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि एफएससी में हमारे सर ने कुछ रूल्स लिखवाए हुए थे, बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे रूल्स लिखवाए थे और हमारे गिब्स की प्रेप बुक में जो रूल्स थे वो थे, उन सबको मैं पढ़ता था, कंपेयर करता था और अच्छी तरह दिमाग में बिठाता था। और उसके बाद मैं वही गिब्स की प्रैक्टिस बुक, स्टेप की प्रैक्टिस बुक उसको लेता था और उसके अंदर वो रूल्स अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व करता था। कॉमन सेंस से नहीं, कॉमन सेंस से हो सकते हैं आई नो, लेकिन आपको उन रूल्स के मुताबिक करना है, उससे आपकी एक ग्रिप स्ट्रांग होगी। इस तरह करके रूल्स की गेम है इंग्लिश में, उनको आपने पक्का करना है और पक्का ऐसे नहीं कि रट्टा लगा लो, आप उसको पढ़ो और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर करके उसको पक्का करो। इसी तरह अब इंग्लिश में वोकैब होती थी तो उसका भी मैंने आपको तरीकाकार बताया, पहले दोबारा कर देता हूं कि वोकैब में आपने आसान वाले सिनोनिम्स याद नहीं करने, जो आपको आते हैं वो याद करके फायदा नहीं होगा, पेपर में लिखे होंगे आप पहचान लेंगे। जो सिनोनिम्स आप समझते हैं कि आपको नहीं आते, जो लफ्ज आपने पहली दफा सुना उसमें से 2-3 याद कर लें और एंटोनिम उसमें से एक याद कर लें। अब पेपर में बेशक सिनोनिम एंटोनिम आए या कंप्लीट द सेंटेंसेस आए, आपको उसका मतलब आना चाहिए, आपको वोकैबुलरी का उर्दू में मतलब आना चाहिए कि ये है क्या चीज, और आपको उसके 2 से 3 मुश्किल सिनोनिम्स और एक मुश्किल एंटोनिम आना चाहिए और कॉमनली उसका आपको मतलब आना चाहिए। तो ये ग्रामर प्लस वोकैबुलरी होती है। दूसरा, कुछ लोग ना एफएससी की किताबें भी पूरी पढ़ जाते हैं कि इनमें से सवाल आए थे, लेकिन 2019 के बाद आई डोंट थिंक सो कि बुक के सेंटेंसेस इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ऐसी चीजें पेपर में डालनी है जो कि कॉमन हो होल ए लेवल और एफएससी में, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस किताब से उठा के वो नहीं देंगे। तो आप अपने ग्रामर के रूल स्ट्रॉन्ग करें, ना कि आप बुक की लाइनों को रट्टा लगाएं। आपको इस तरह होना चाहिए कि चलो आ भी गई बुक की लाइन तो आप उसको रूल से सॉल्व कर सकें। वैसे 99% चांस है कि बुक की लाइन से उठा के नहीं देंगे, वो कहीं और से देंगे। इस तरह करके आपने इंग्लिश में ग्रामर को रूल्स को लेके चलना है। और अगर आपको बुक की एग्जांपल्स बहुत करनी भी है तो किप्स की प्रैक बुक में हर रूल्स के साथ एक बुक की एग्जांपल्स दी होती हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ग्रामर और वोकैबुलरी आपने लेके चलनी है इंग्लिश में। Now let's talk about the last portion of your MD-CAT exam, English. पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने MD-CAT के पेपर में इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करना है तो इंग्लिश की बारी आएगी सबसे एंड पे। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और एंड पे आपके पास आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश के MCQs होते हैं 20, जिसमें से पहले 5 से 7 MCQs अब होते हैं आपकी वोकैब के अंदर से। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, उसके सवाल किस तरह के आते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो आज से 3-4 साल पहले जब MD-CAT का पेपर हुआ करता था तो आपके जो वोकैब के ओवर 800 वर्ड्स थे उसमें से किसी भी 5, 6 या 7 के आपसे सिनोनिम्स एग्जैक्टली पूछे जाते थे। उसमें आपको ये पता होना इतना जरूरी नहीं होता था कि उसका मतलब क्या है वर्ड का, जितना ये जरूरी होता था कि उसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम है वो क्या है। हमारी बारी MD-CAT 2019 के अंदर जो वोकैबुलरी का पोर्शन था उसको यूएचएस ने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। उसमें इंस्टेड ऑफ नोइंग द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स आपको सिर्फ उनकी मीनिंग का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब आपके जो सिलेबस के जो वर्ड्स हैं आपने उनका जो मीनिंग है, उनके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, उनका रट्टा नहीं मारना।
आपने उनके मतलब को समझना है। ये मतलब समझने में आपको सबसे ज्यादा जो चीज हेल्प करती है वो होती है पिक्टोरल रेफरेंस। आपके सामने जब किसी भी वर्ड के रेफरेंस से या उससे रिलेटेड कोई भी तस्वीर आती है तो आपके ज़हन में वो उसकी एक इमेज बिल्ड हो जाती है। ये वो मेमोरी होती है जिसको आप एंड तक रिटेन और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर एक वर्ड, अगर कोई भी वर्ड है उसके सामने ये इमेज थी और ये कि इसका मतलब उस हिसाब से ये बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। और 2019 के एमडी कैट में जो आपकी वोकैबुलरी थी उसके अंदर जो पूछे गए सवाल थे उसमें यह था कि आपको 4 ऑप्शंस दी जाती थी एक सवाल में। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था कि अगर आपके पास 4 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी के उन्होंने आपको उठा के दे दिए और आपने उसको फिट करने के भी एक गिवन सेंटेंस में उसके मतलब के हिसाब से कौन सा वर्ड जो है वो बेस्ट फिट होता है उसके अंदर। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आज से पहले वोकैबुलरी के अंदर तकरीबन 800 प्लस वर्ड्स हुआ करते थे। अब की बार यूएचएस ने उसको रिड्यूस करके ओवर 220 है मेरा ख्याल है, इसके अराउंड ही। तो वर्ड्स की जो तादाद है वो हो गई है बहुत कम और वर्ड्स पहले से बहुत ज्यादा सिंपल भी हो गए। तो पहली चीज तो ये कि आपको उनके जो मीनिंग है वो याद, आपको अव्वल तो कुछ के पहले से ही मतलब आते होंगे और बाकी जो आप उनकी मीनिंग जो है वो आप बाआसानी उसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड की मीनिंग का पता होना चाहिए कि उस अगर एक वर्ड है तो उसका जो मतलब है वो ये होता है और अगर एक गिवन सिचुएशन में मुझसे पूछ लिया जाएगा तो मैंने उसको सॉल्व कैसे करना है। रही बात बाकी के जो 15 से 13 एमसीक्यूज है उनको आपने सॉल्व किस तरह करना है, तो उसके लिए बेहतरीन जो चीज हेल्प आपको करती है वो आपकी होती है जो प्रिपरेशन बुक्स हैं किसी भी एकेडमी की। उन प्रिपरेशन बुक्स के अंदर कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, हर चैप्टर वाइज उनको सेग्रीगेट किया हुआ है और हर चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स दिए गए होते हैं अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। वो रूल्स आपको हेल्प करते हैं ये चीज फिगर आउट करने में कि सो के बाद एज कब आएगा, एज के बाद एज कब आएगा। तो ये वो कुछ वेरिएशंस होती हैं जो आपको उसके अंदर बताई जाती हैं और इसको जब आपने ये रूल्स आपने या इनकी वेरिएशंस या इनके इंडिकेटर्स, ये जब सारी चीजें आपने एक दफा प्रिपरेशन बुक से याद करना है, ये सारी चीजें तो आपने जब एक दफा प्रिपरेशन बुक से कर ली तो आपने इनका रट्टा नहीं लगाना, ना ही आपने इनको याद करना है। आपने इनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि जब एक सवाल में उसने मेरे से ये चीज पूछी हुई तो मैंने अगर उसके अंदर कोई एरर आइडेंटिफाई करना है तो मैंने इस चीज को मद्देनजर रखना है, या उसने कोई एमसीक्यू पूछा हुआ है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसके अंदर मैंने ये चीज करनी है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रूल कब अप्लाई होगा, उसकी कंडीशन क्या है और ये कि उसकी एग्जांपल्स किस तरह की आ सकती हैं। और अल्टीमेटली जो बेहतरीन चीज आपको हेल्प करेगी वो है आपकी प्रैक्टिस। कोई भी प्रिपरेशन बुक हो या पास्ट पेपर सीरीज है या कोई भी टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बेहतरीन टेस्ट प्रूव होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई गिवन कंडीशन दे दी जाती है तो क्या आप ये फिगर आउट करने में क्या आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है या उसके अंदर आपने क्या चीज यूज करनी है, किस चीज को आपने अवॉइड करना है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो मेरा ख्याल है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए इनफ होती हैं और ये कि अलबत्ता पहले से बहुत सिंपल हो चुका है इंग्लिश का सिलेबस, लेकिन आपने इसको लाइटली नहीं लेना क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एमडी कैट के सब्जेक्ट्स में से कोई और पोर्शन है। तो इस बात का ख्याल रहे कि आप इंग्लिश पर भी अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करें और इंग्लिश को भी आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ लेकर चलें।